तो चलिए आज के शो को शुरू करते हैं और सबसे पहले पता लगाते हैं कि आखिर वन प्लस क्या कर रही है। इस हफ्ते देखा तो वन प्लस ने काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें करी है। न्यू बिगनिंग नाम से काफ़ी ज़्यादा टीजर कर रहे हैं। एक वन प्लस लाइट जी थिंग नई जो होता है ना, एक अजीब सा नाम को उन्होंने रिलीज़ किया और उसका एक इंस्टाग्राम पेज बनाया। वैसे इनिशियली वो इंस्टाग्राम जो पेज था ना वो प्राइवेट था, लेकिन बाद में क्या किया, उस इंस्टाग्राम पेज को लेके उन्होंने मतलब पब्लिक तो अभी बना दिया, लेकिन बीच में ताकि लोग रिक्वेस्ट करेंगे उसके बाद वो उन्हें फॉलो करेंगे, मतलब फॉलो कर सकते हैं। लेकिन बात यह कि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टीजर डाल रहे हो, कुछ चीज़ें हिंट मिल रही है, यानी कि जो वन प्लस है ना दे आर ट्राइंग समथिंग न्यू और कंप्लीटली ट्रांसफॉर्मेशन चेंज हो रहा है। तो बात करें नॉर्ड की, अगर हम लीक्स के बारे में बात करें तो पता चल रहा है कि एक बजट फ्लैगशिप फोन आने वाला है। मतलब मैं फ्लैगशिप नहीं कहूँगा, बजट फोन कहूँगा। अकॉर्डिंग टू फेमस लीकर मैक्स जे, उनके हिसाब से वन प्लस जी हो सकता है इसका नाम। कुछ लोग कह रहे हैं इसका जी इसका कोड नेम है, और हो सकता है शायद नॉर्ड ब्रांडिंग के अंदर है, या फिर वन प्लस नॉर्ड जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं वो एक स्नैपड्रैगन 765G वाला फोन होगा। बिलो 30,000 इसकी प्राइसिंग हो सकती है। वेल अभी के समय में ये सिर्फ गैस है, लेकिन 30,000 के अंदर तो आएगा। लेकिन जुलाई में जो फोन है वो लॉन्च होने वाला है इंडिया और यूरोप में। काफ़ी बढ़िया बात है, लेकिन ये भी इंटरेस्टिंग बात है कि आखिर इसके मतलब पीछे रीज़न क्या है। वैसे वन प्लस ने क्या कि काफ़ी सारे स्पेशल क्लिप्स और एक डॉक्यूमेंट्री का टीज़र रिलीज़ किया है और उसके अंदर काफ़ी सारे हिंट्स हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिल सकती है, इवन शायद प्राइसिंग वगैरह के बारे में पता चल जाए। मतलब एक फाइनली एक प्रोडक्ट तो आने वाला है वन प्लस का, एक फ़ोन आने वाला है और एक बिल्कुल ही नई कैटेगरी और एक नए नाम से आने वाला है। और लग रहा है कि वो शायद चीज़ हिट होगी। इस बार वन प्लस है ना काफ़ी लंबे समय से काम कर रही है इस पर, और एक बार ये जो चीज़ हिट होगी ना मेरे को लगता है आगे काफ़ी अच्छे तरीके से चल रही है। वेल फिलहाल देखा है तो वन प्लस के साथ नॉर्ड अभी सिर्फ सीरीज लग रही है, और एक रिपोर्ट तो मैंने ये भी सुनी थी कि शायद आगे चल के एक सब ब्रांड भी बन सकता है नॉर्ड। वेल ये बात भी हो सकती है एग्जैक्टली। चलिए मैं आपको इसके बारे में एक खास बात बता सकता हूँ कि ये जो वन प्लस है ना, मतलब अगर हम चलिए BBK की बात करते हैं, BBK के अंदर आपको ओप्पो देखने को मिलता है, वीवो देखने को मिलता है। ये दोनों जो है ना वो ऑफलाइन में काफ़ी अच्छे परफॉर्म करते हैं और ऑफलाइन में अलग अलग जगह, कभी वीवो कुछ इनोवेशन करके लाता है, कभी ओप्पो को इनोवेशन करके लाता है। ये बात हो जाती है ओप्पो और वीवो के अंदर। वहीं बात करें इसके बाद उन्होंने वन प्लस स्टार्ट किया था। वन प्लस को शुरू किया गया था थोड़े इंटरनेशनल फ्लेवर के साथ, यानी कि इंटरनेशनल फ्लेवर हो और इसके अंदर कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाओ जो कि ग्लोबली एक्सेप्टेड हो, और प्राइस के हिसाब से उसने मार्केट के अंदर एंट्री ली थी, यानी कि स्ट्रॉन्ग प्राइस पॉइंट के साथ एक स्ट्रॉन्ग फ्लैगशिप बना के वो मार्केट में एंटर लेते हैं। वन प्लस के साथ ये कहानी थी। उसके बाद आगे चल के वहीं ओप्पो से निकाला रियलमी। अब रियलमी बनाने का सबसे मेन रीज़न ये था कि उसे इंडिया के लिए बनाया जा रहा था, क्योंकि इंडिया में रेडमी शाओमी बहुत ज़्यादा बिकता है और उन्हें उनके मार्केट को खाना था। तो सीधी बात है रेडमी रियलमी को उतार दिया। अब रियलमी पिछले मतलब कुछ लंबे समय से देखो आप कितना ज़्यादा एक्सपेंड कर गया, मतलब हर फील्ड में आ गया। 2 साल के अंदर अपना टीवी भी निकाल दिया। लेकिन ये है कि जो रियलमी है ना वो एक्सपेंड तो उसने किया, लेकिन अभी भी लोगों के ऊपर उसको वो ट्रस्ट नहीं है जो वन प्लस के ऊपर है। यानी कि कोई 40,000 का फ़ोन लेने जाए तो और उसको ऑप्शन दिखाए एक वन प्लस का फ़ोन एक रियलमी का फ़ोन, मतलब काफ़ी सारे लोग फिर वन प्लस का ही फ़ोन चूज़ करेंगे, रियलमी का फ़ोन इतना लोग चूज़ नहीं करेंगे। और शायद यही एक प्राइस पॉइंट है, मतलब कि 20,000 रुपये से लेके अभी तक, मतलब 20,000 रुपये के ऊपर का अगर हम प्राइस पॉइंट देखें तो वहाँ पे जो रियलमी के जो फ़ोन है वो अभी तक बिक नहीं पाए, ये मेरा कहने का मतलब है। और 20,000 के नीचे रियलमी के फ़ोन्स की जो सेल्स हो रही है वो काफ़ी ज़बरदस्त हो रही है। जैसे बात करें लास्ट ईयर रियलमी 3 प्रो बहुत अच्छे फ़ोन थे। पिछले साल की बात करें तो रियलमी 5 प्रो, रियलमी XT, रियलमी X2 वन ऑफ द बेस्ट फ़ोन हो जाता है पिछले साल का। उस रेंज के अंदर वो बहुत ही बढ़िया थे। 20,000 के ऊपर उनके अभी कितने फ़ोन निकाले यार। X2 प्रो निकाला था, वो एक अच्छा फ़ोन था, कुछ लोगों ने उसे डेफिनेटली लिया होगा, लेकिन मार्केट में इतना ज़्यादा नहीं बिका। 40,000 रुपये के आसपास कीमत में X50 प्रो को निकाला, उसकी सेल्स मतलब कुछ लोगों को मैंने देखा खरीदते हुए, लेकिन वो भी इतना मार्केट में पॉपुलर नहीं हुआ और उसको कंपटीशन मिला iQOO से, फिर आगे चल के अभी वन प्लस से कंपटीशन मिल रहा है। तो यार ये बात हो जाती है। मतलब कहने का ये कि 20,000 के ऊपर जो सेगमेंट है ना वो रियलमी जो है ना वो अभी कवर कर नहीं पा रहा, शायद उसी को फिलअप करने के लिए ये लोग नॉर्ड को ला रहे हैं। ये बात हो सकती है, यानी कि नॉर्ड अगर वन प्लस जैसी क्वालिटी लाता है, वन प्लस जैसा सॉफ्टवेयर लाता है, वन प्लस जैसा ही ट्रस्ट गेन करवा देता है ना, तो नॉर्ड भी काफ़ी हिट हो सकता है। मेरे को लगता है शुरू में वन प्लस नॉर्ड के नाम से आएगा, फिर बाद में हो जाए क्या पता है नॉर्ड बाय वन प्लस, जो काफ़ी बढ़िया बात होती है। वैसे अब आप लोगों को लग रहा होगा कि iQOO क्या कर सकती है, और iQOO का मैं बता सकता हूँ कि एक ऑब्जर्वेशन मेरी है कि iQOO है ना वो हमेशा गेमिंग पे फोकस कर रही है और वो गेमिंग स्मार्टफोन वाले मार्केट में धीरे धीरे पेनिट्रेट कर रही है। iQOO 3 में मॉन्स्टर टच बटन्स देखने को मिलते हैं जो जनरली हमें नॉर्मल फोन्स में नहीं, हमें हमेशा गेमिंग फोन्स में देखने को मिलते हैं, और वो गेमिंग के ऊपर फोकस कर रहे हैं। और इवन चाइना में जो उनके दूसरे फोन्स लॉन्च होते हैं, जैसे Z1 की बात करें या फिर iQOO Neo 3 की बात करें, सबके अंदर कहीं ना कहीं फोकस रहता है कि अच्छी से अच्छी स्पेसिफिकेशन डालो, गेमिंग पे मेन फोकस करो, और उसके बाद आगे चल के
उस फ़ोन को बेचो। वहाँ पे कैमरा, डिज़ाइन, लुक्स, इन सब पे इतना ज़्यादा वो किया नहीं जाता, लेकिन मेजर जो फोकस होता है ना वो गेमिंग पे होता है, क्योंकि उन्हें भी मालूम है यार गेमिंग का मार्केट बढ़ रहा है, लोग गेम खेलने के लिए फ़ोन लेना पसंद करते हैं। इवन आज के समय भी काफ़ी सारे लोग हैं जो आईको का फ़ोन सिर्फ इसलिए खरीदते क्योंकि गेम खेल सके, क्योंकि ऑब्वियसली सबसे सस्ता स्नैपड्रैगन 865 वाला फ़ोन है, ये बात फैक्ट हो जाती है। और गेमिंग से रिलेटेड उसमें काफ़ी अच्छे फीचर डाले जाते हैं। लेकिन बात यह है कि गेमिंग का एक मार्केट उन्होंने कैप्चर कर रहा है आईको से, बजट उन्होंने कैप्चर किया रियलमी से, इसके साथ ही जो अपना ऑफलाइन होता है ना उसे कैप्चर किया ओप्पो और वीवो से। फ्लैगशिप वाला मार्केट कवर हो रहा है उनके वन प्लस से, और ऑब्वियसली ओप्पो का भी फ्लैगशिप आता है, लेकिन वन प्लस का मेरे को लगता है कि जो फ्लैगशिप है वो ज़्यादा बिकता होगा। तो एक छोटा सा मार्केट खाली सेगमेंट हो रहा था ना जिसे हम फ्लैगशिप किलर वाला मार्क सेगमेंट कहते हैं, वो शायद मेरे को लगता है नॉट से हो। तो देखा जाए तो हाइप के मामले में तो काफ़ी अच्छा काम करती है वन प्लस, लेकिन देखने वाली बातों की एग्जैक्टली क्या कहानी रहती है। वैसे एग्जैक्टली नॉट के बारे में और भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है, तो उसको मैं कल एक मेन चैनल पे वीडियो आने वाला है 11 बजे आएगा, उसे आप जाके जरूर देखना। मतलब एक नॉट क्या है वन प्लस का, एक आपको काफ़ी अच्छा हिंट देखने को मिलेगा। इसके बाद चलिए वही बात करते हैं WWDC 2020 जो एप्पल की हुई थी। इस बार ना कुछ ऐसी चीज़ें हुई जो कि काफ़ी अनएक्सपेक्टेड थी, जो iOS से बहुत ही ज़्यादा एंड्रॉयड से जैसा देखने को मिला। विजेट्स आपको काफ़ी अच्छी चीज़ें देखने को मिली, मतलब चेंजेस इस बार उन्होंने ऐसे करी कि iOS के अंदर काफ़ी सारे फीचर ऐसा लग रहा था कि एंड्रॉयड से इंस्पायर हैं। और अब देखा जाए तो MIUI और जो आपका iOS है ना नया वाला, वो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर लगते हैं। तो ये बात है, मतलब कि जो लाइन है ना इन टर्म्स ऑफ फीचर्स वो ब्लर होती जा रही है। लेकिन एक चीज़ अच्छी लगी कि iOS के अंदर जो प्राइवेसी के फीचर्स है ना वो काफ़ी बढ़िया है। मतलब एंड्रॉयड में हमें ऐसी चीज़ें देखने को नहीं मिलती, और यहाँ पे आईफोन और iOS मतलब एप्पल के सारे प्रोडक्ट्स हैं ना वो किल कर रहे हैं यार, ये एक बात हो जाती है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो प्राइवेसी तो काफ़ी अच्छा है, मतलब कि किसी ने अगर आईफोन लिया तो उसको प्राइवेसी के बारे में इतना चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, और प्राइवेसी को लेकर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा काम किया है। खैर इसके साथ ही उन्होंने वॉचOS को इम्प्रूव किया, iPadOS को भी इम्प्रूव किया, ये काफ़ी अच्छी चीज़ लगी। और एक और जो चीज़ जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी ना वो थी macOS का ट्रांजिशन, यानी कि अब एप्पल जो है ना वो अपने जो खुद के प्रोसेसर बनाएगी उसी के बेस्ड अब वो लैपटॉप्स निकालेगी। अभी उन्होंने बताया था कि जो iPad Pro के अंदर 812G चिप आती है ना, ठीक उसी का यूज़ कर रहे थे। मतलब कि 812G प्रोसेसर को उन्होंने अपने मैक मिनी में डाल दिया, 512GB की SSD 16GB रैम डाल दी, उसका यूज़ करके वो macOS बिग सर को रन कर रहे थे, जो उसका नाम है macOS के नए वर्जन का। और उसके अंदर उन्हें काफ़ी कमाल की परफॉर्मेंस थी, और जो परफॉर्मेंस बूस्ट मिला ना वो इंटेल के प्रोसेसर से ज़्यादा था। और ख़ास बात ये रहती है कि जो एप्पल की A सीरीज़ की जो चिप्स रहती है ना उनके अंदर पावर कंजम्पशन भी कम होता है, वो बैटरी भी कम खाती हैं और हीटिंग भी कम निकालती हैं, साथ ही साथ आपको परफॉर्मेंस ज़्यादा देखने को मिलती है। ये एक चीज़ आपको देखने को मिल रही है, और इसी चीज़ को एक्सपेंड कर रहे हैं। फिलहाल के लिए मैंने कुछ चीज़ें सुनी, मेरे को लग रहा है कि मतलब कुछ ऐसी बातें सुनी, आपको सब बताना चाहूँगा कि जैसे मान लो अगर आपका एप्पल है, एप्पल का जो मैकबुक आता है वो है, लेकिन जो मैकबुक के साथ वो आने वाले समय में जो प्रोडक्ट निकालेंगे A सीरीज़ के चिप के साथ, उसका नाम शायद मैकबुक ना हो, वो शायद कोई iPad और मैक का कोई हाइब्रिड हो सकता है। इसमें आपको टच स्क्रीन और कीबोर्ड दोनों की चीज़ें देखने को मिले। कुछ लोग कह रहे हैं iBook होगा, कुछ लोग कह रहे हैं क्या होगा, लेकिन कोई मतलब ऐसा नहीं कि प्रॉपर आपको भी चीज़ देखने को मिल जाए। प्रोडक्ट इस साल देखने को मिलेगा, लेकिन वो प्रोडक्ट हो सकता है एक नई कैटेगरी को इवॉल्व करते, यानी कि ना ही वो मैक हो ना ही वो iPad हो, वो कुछ अलग चीज़ हो सकती है, ये बात है। इसी के साथ ही जो एप्पल है वो तो अभी इस पे काम कर ही रही है, इसके साथ ही शायद से अगले साल आपको कोई ग्लास OS या फिर AR OS भी देखने को मिल जाए नेक्स्ट ईयर WWDC के अंदर। यार ये कुछ चीज़ें भी हो सकती है। वैसे देखा तो इस बार जब WWDC हुई थी ना, तो इस पर जिस तरीके से उन्होंने फिल्म किया, उसको शूट किया, वो काफ़ी ज़्यादा कमाल था। मतलब ट्रांजिशंस उन्होंने ड्रोन से बनाए और काफ़ी ज़्यादा कमाल की चीज़ें बनाई जो हमने पहले कभी देखी नहीं थी। और लगता है कि किसी कंपनी को अगर प्रेजेंटेशन देनी चाहिए ना तो वो ऐसे दिया करे, इंसान है ना वो बोर नहीं होगा, उसका एक्साइटमेंट और अलग अलग चीज़ें दिखती रहेंगी। ये काफ़ी बढ़िया काम किया था उन्होंने। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि जो मैक कंप्यूटर से उसमें आने वाले समय काफ़ी बड़ा ट्रांजिशन आने वाले। देखने वाली बात ये होगी आखिर जब एंड्रॉयड के अंदर और विंडोज़ के अंदर ये चीज़ कैसे रहती है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज़ ने इस टाइप की कोशिश करी है, मतलब कि ARM चिप्स के ऊपर विंडोज़ आने की भी कोशिश की, वो चीज़ फेल हो गई, और इंटेल के प्रोसेसर पे एंड्रॉयड को आने की कोशिश करी, वो चीज़ भी फेल हो गई। देखते मेरे को लगता है कि इससे नई चीज़ और नया रास्ता खुलेगा। और इसी के साथ ही यार कल जो था वो Realme X3 सुपर जूम रिलीज़ हुआ था। फ़ोन्स तो मेरे को अच्छे लगे, प्राइसिंग थोड़ी सी ज़्यादा लगी, सच बता रहा हूँ। मतलब मेरे को लग रहा था कि 21-22,000 अगर प्राइस रहती तो रिकमेंड किया जा सकता था, और 25-26 हज़ार X3 सुपर जूम की प्राइस रहती तो रिकमेंड किया जा सकता था।
कीमत थोड़ी सी ज़्यादा लगी। फ़ोन भी ठीक है, लेकिन मैं कहूँगा कि अगर कीमत के हिसाब से देखा जाए तो कुछ फीचर्स मतलब 90 हर्ट्ज़ का एमोलेड दे देते 120 हर्ट्ज़ के LCD की जगह, तो वो मैं कहता कि थोड़ा सा उन्होंने अच्छा काम किया वहाँ पे। लेकिन वही है, और ये देख के लगता है कि अगर X2 से बढ़ के अगर X3 की अगर इतनी कीमत कर दी उन्होंने, तो लग रहा है कि मतलब आने वाले समय का जो X3 Pro होगा वो भी काफ़ी महंगा होने वाला है। मतलब मेरे को लग रहा है कि जब X3 Pro आएगा तो वो शायद 40,000 का हो जाए, और X3 सुपर जूम जो ऑलरेडी स्टार्ट हो रहे हैं 25,000 से, थोड़ी सी ज़्यादा कीमत। और ये भी समझ में नहीं आता कि आखिर Realme ने 64 मेगापिक्सल के कितने इमेज सेंसर खरीद रखे हैं अपने पास। मतलब Realme 5 Pro के मतलब Realme XT में सबसे पहले आता है 64 मेगापिक्सल का सैमसंग का सेंसर। सैमसंग का सेंसर तब लिया था, और अभी तक लगभग जितने भी उनके फ़ोन्स रिलीज़ हुए, मतलब मेजॉरिटी फ़ोन्स की हम बात करें, जो जितने भी महंगे फ़ोन होते हैं 15 से ऊपर कीमत है, सबके अंदर आपको यही कैमरा सेंसर देखने को मिल रहा है और यही लेआउट को फोकस कर रहे हैं। मतलब 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा होता है, एक अल्ट्रा वाइड होता है, एक डेप्थ सेंसर देते हैं और एक मैक्रो देते हैं। इसमें डेप्थ की जगह उन्होंने दे दिया जूम। पहले वो 2x जूम देते थे, इस बार टेलीफोटो लेंस लगा के उन्होंने, मतलब पेस को बेस्ट टेलीफोटो लगा के उन्होंने दे दिया 5x का जूम। तो यार ये बात हो जाती है, लेकिन देखा तो प्रोडक्ट है इतने ज़्यादा एक्साइटिंग नहीं लगे, और मार्केट में से थोड़े से बेटर प्रोडक्ट ऑलरेडी मौजूद हैं। खैर देखते हैं आगे कहानी क्या रहती है, मार्केट में किस तरीके से सेल रहते हैं। लेकिन लगता नहीं है कि Realme हार मानने वाली है। Realme आगे भी धीरे धीरे कुछ ना कुछ नई नई चीज़ें लॉन्च करती जाएगी, और Realme की प्लानिंग ये है कि मोबाइल फ़ोन के इर्द गिर्द बहुत सारी चीज़ें लॉन्च करें। यानी कि देख के ऐसा लग रहा है कि Realme वही सारे काम कर रही है जो आने वाले समय शायद Xiaomi करेगी। तो यार ये काफ़ी बढ़िया बात रहती है। खैर देखते हैं आगे कहानी क्या रहती है। इसके साथ ही बात करें तो Android 11 जो है, मतलब ऑब्वियसली यार Android 11 तो अभी भी बीटा फेज में चल रहा है, लेकिन Android TV के लिए जो Android 11 है ना, उसका डेवलपर प्रीव्यू आ गया है। अब इसका मतलब ये है कि Android TVs होंगे, उसके अंदर आपको नए नए फीचर और नई चीज़ें देखने को मिलेंगी। लेकिन एक बात बता देना चाहता हूँ आपको, Android TV स्मार्ट टीवीज़ आपको जितने देखने को मिलते हैं ना, सब में जो लेटेस्ट OS है ना वो है Android 9 TV। मैंने सारे टीवी चेक करें, देखा है, सबके अंदर Android 9 लेटेस्ट होता है। Android 10 लास्ट ईयर दिसंबर में रिलीज़ किया था, अभी तक उसका अपडेट किसी भी टीवी में नहीं आया, ना ही किसी टीवी में वो आउट ऑफ द बॉक्स आ रहा है, और Android 11 आ गया। लेकिन एक बात बता सकता हूँ, इस साल आपको जैसे आपको मी बॉक्स देखने को मिला था ना, वैसे आपको गूगल की तरफ से एक प्रोडक्ट देखने को मिलेगा जो कि क्रोमकास्ट का ही एक अपग्रेडेड वर्जन होगा, जिसके अंदर 4K में प्लेबैक कर सकते हो, HDMI 2.1 का सपोर्ट होगा, और ये काफ़ी ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक होगा। करंटली मी बॉक्स के साथ प्रॉब्लम बस ये लगी कि मी बॉक्स है ना वो थोड़ा सा पुराना है। मी बॉक्स का जो हार्डवेयर है वो 2017 में डेवलप किया गया था, और अभी 2020 के हिसाब से मतलब अभी चल रहा है, ऑब्वियसली सारी चीज़ें सपोर्ट कर रहा है, उसमें कोई इशूज़ नहीं है, थोड़ा सा पुराना हो गया। और मी बॉक्स के ऊपर का जो वर्जन होता है, मतलब मी बॉक्स से जो बेटर एंड्रॉयड टीवी बॉक्स है, वो आज के समय में NVIDIA TV शील्ड है, वो आपको इंडिया में देखने को मिलता नहीं है। और लग रहा है कि ये जो आने वाला है ना गूगल का जो स्ट्रीमिंग बॉक्स या जो भी आ सकता है, इसका कोड नेम सबरीना है, वो देखने वाली बात होगी आखिर उसमें क्या रहता है। वैसे लग रहा है कि Android TV जब Android 11 आएगा तब हम बात करेंगे एग्जैक्टली इसमें आपको क्या नए फीचर देखने को मिल रहे हैं। बेसिकली Android TV के अंदर फीचर्स में इतना ज़्यादा मतलब इंट्रोडक्शन नहीं किया जाता, लेकिन जैसे प्राइवेसी फीचर होते हैं उनको थोड़ा इंप्रूव किया जाता है, परफॉर्मेंस को इंप्रूव किया जाता है, एक्सेसिबिलिटी और कनेक्टिविटी कुछ चीज़ें इंप्रूव की जाती हैं UI में, और जो जनरल फीचर्स होते हैं ना उसमें इतने बड़े आपको चीज़ें देखने को मिलती नहीं है। क्योंकि लोग क्या करते हैं, जनरली Android TV खोलेंगे, अपनी फेवरेट ऐप में जाएंगे, वहाँ देखेंगे, जब तक कोई मेजर चेंज ना आए ना तब तक देखने वाली बात है। फिर देखते हैं कि आखिर Android 11 में और क्या क्या नई नई चीज़ें देखने को मिलती हैं। चलिए इसके बाद बात करते हैं आप लोग कुछ कमेंट के बारे में। तो आज का सबसे पहला कमेंट है कि क्या मी टीवी बॉक्स पे होम थिएटर की 3.5mm जैक सपोर्ट कर रहा है? यस करेगा। एग्जैक्टली ये 3.5mm जैक उसमें दे रखा है, उसमें ऑप्टिकल पोर्ट दे रखा है, तो अपने होम थिएटर की ऑप्टिकल या 3.5mm जैक केबल को आप उसमें लगा सकते हैं। और अगर आपके पास रिसीवर वाला सेटअप है तो HDMI से मी बॉक्स को कनेक्ट करो और फिर ऊपर से उसको कनेक्ट कर दो अपने टीवी से, तो उसमें आपको क्या कि 5.1 सराउंड साउंड का भी एक्सपीरियंस मिल जाएगा। तो ये बात है। वैसे जो जैक और ऑप्टिकल आउट दे रखा है ना, वो मैक्स टू मैक्स स्टीरियो में सपोर्ट करता है ऑडियो आउटपुट। इसके साथ ही लैपटॉप को चार्ज पे लगा के चलाने पे लैपटॉप मैक्सिमम परफॉर्मेंस देता है, फिर करता है, या क्या फ़ोन में भी ऐसा ही होता है? एग्जैक्टली फ़ोन की कहानी अलग रहती है। फ़ोन को इस तरीके से बनाया जाता है कि चार्जिंग के टाइम पे मतलब लोग तो उसका यूज़ करेंगे, लेकिन लोग उसका नॉर्मल यूज़ करेंगे। आप भले फ़ोन को चार्जिंग पे ला के रखो चाहे नॉन चार्जिंग पे ला के रखो, फ़ोन उसका वैसे ही परफॉर्म करेगा। फ़ोन डिसाइड करता है कि उस पर एग्जैक्टली चल क्या रहा है। अगर उस पर गेम चल रहा होगा तो उसके जो फास्ट कोर्स होते हैं ना, Cortex A72, A73, A75 आर्किटेक्चर वाले कोर्स, वो ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है और आपको हाई परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। अदरवाइज जो बैटरी सेविंग कोर्स होते हैं ना, वो एक्टिवेट रहते हैं। बेसिक काम ये, यानी कि अगर आपको रिक्वायरमेंट है हाई परफॉर्मेंस की तो काम करेगा। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो बैटरी से कनेक्टेड है या फिर प्लग से लगा हुआ है।
और इसके बाद आखिरी सवाल है कि भाई लैपटॉप कंपनीज हमें सजेस्ट करती है कि जब कोई पावरफुल प्रोग्राम या फिर गेम चलाना हो तो प्लग करके चलाओ, क्या इससे लैपटॉप की बैटरी पे कोई असर पड़ता है? वेल बैटरी पे इतना लंबा कोई असर नहीं पड़ता। बैटरी पे जो असर पड़ता है वो यह है कि बैटरी है ना बीच बीच में चार्ज और डिस्चार्ज होती रहे, लगातार 24 घंटे चार्ज पे रहेगा और बहुत लंबे समय तक रहेगा, तो लंबे समय के बाद बैटरी में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन आप ये रखो कि आपने अभी चार्जिंग पे लगाया, अभी आप गेम खेल रहे हो तो चार्जिंग पे लगाया, छिलने दो, उसके बाद गेम हटा के नॉर्मली आप यूज़ कर रहे हो, थोड़े टाइम यूज़ कर दिया, फिर चार्जिंग पे लगा दिया, फिर नॉर्मली यूज़ कर दिया। इस तरीके से अगर आप थोड़ा थोड़ा यूज़ करते रहोगे तो बैटरी ना चल जाएगी। और वैसे भी जनरली कहा जाता है 3 से 4 साल जो लिथियम आयन बैटरीज उनकी लाइफ रहती है, 3 से 4 साल आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस देखने को मिल सकता है। मोबाइल फ़ोन में क्या रहता है कि चार्जिंग डिस्चार्जिंग की जो साइकिल रहती है ना वो ज़्यादा रहती है कि चार्ज हो रहा है, मतलब रोज़ चार्ज हो रहा है, रोज़ डिस्चार्ज हो रहा है, इसलिए 1.5-2 साल बाद लोग की जो बैटरी बैकअप है ना उतना अच्छा देखने को नहीं मिलता। खैर ये बात होती है। तो दोस्तों ये थे आपके कुछ कमेंट्स। वैसे अगर आपका ही ऐसे कोई कमेंट है तो नीचे कमेंट सेक्शन खोला, आपको जो पूछना है वहाँ पूछ सकते हो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू आपका वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय।